बिहार पुलिस साइंस एमसीक्यू सेट 9 को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे पहले कोट को देख लेते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। एवरी स्मॉल चेंज इज ए पार्ट ऑफ ए बिग सक्सेस। हर एक छोटी छोटी की गई बदलाव आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जिनके भीतर अनुक्रम आधार डीएनए सीक्वेंसिंग परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या संयोजन। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्परिवर्तन। देखो, उत्परिवर्तन बोलते किसको है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, या सिंपल शब्द में कहें तो उत्परिवर्तन उसको बोलते हैं कि अगर जिन में अचानक से कोई परिवर्तन हो गया तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन होने के कई कारण हो सकते हैं और जो उसका कारण होता है उसको हम लोग म्यूटाजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो उत्परिवर्तन किसी जीव के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। ये परिवर्तन डीएनए सीक्वेंसिंग के दौरान म्यूटाजेंस जैसे विकिरण या रसायन के संपर्क में आने या वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। उत्परिवर्तन हानिकारक हो सकते हैं, लाभकारी भी हो सकते हैं, या कोई प्रभाव उनका नहीं पड़ सकता है, ऐसा भी होता है। बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है। तो कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि उत्परिवर्तन जिनमें होने वाला परिवर्तन है जो अचानक से हो सकता है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को दिया था, ये बात पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए डार्विन, बी लेमार्क, सी मेंडल या डी हक्सले। तो आपको मालूम होगा ये जवाब बिल्कुल सही है, डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इस बात को ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड कुछ बात करें हम लोग तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में की है। इस बुक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में इस बुक का नाम भी पूछ लेता है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, इस नाम की बुक डार्विन ने लिखी थी, जो संबंधित है प्राकृतिक चयन सिद्धांत से। जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास यानी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बाय नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन वाद, डार्विनिज्म जिसको बोलते हैं, कहलाता है। डार्विनवाद का मानना है कि विकास प्राकृतिक चयन के माध्यम से होता है, जहां अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल गुणों वाले व्यक्तियों के जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना होती है तथा वे उन लाभकारी गुणों को अपनी संतानों में स्थानांतरित करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो डार्विन का सिद्धांत है ना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसमें ये कहा जाता है कि ऐसे जीव जंतु ही सरवाइव करेंगे जो इस नेचर में रहने के लिए फिट है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये आपने सुना होगा। तो यही सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिस सिद्धांत को डार्विन ने दिया था। अगर इससे रिलेटेड हम लोग और थोड़ी सी बात करें तो डार्विन का सिद्धांत 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पहला भिन्नता, दूसरा आनुवांशिकता और तीसरा प्राकृतिक चयन। भिन्नता किसे किसे बोलते हैं? तो एक जनसंख्या के भीतर व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग जो कैरेक्टर है, अलग अलग जो गुण पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो भिन्नता है। आनुवांशिकता बोलते हैं कि ये लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं, यानी आनुवांशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसका गुणों का स्थानांतरण होता है। प्राकृतिक चयन की अगर बात करें तो लाभदायक गुणों या लाभदायक लक्षणों वाले व्यक्तियों के जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। इसी को प्राकृतिक चयन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुख्य 3 जो सिद्धांत हैं वो डार्विन का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के आधार पर डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संकुचन और विश्राम से गुजरता है? संकुचन और विश्राम का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से गुजरता है। हमारे शरीर में कौन सा ऐसा मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स भी करता है? तो वो ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पेशी ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी उपकला ऊतक, डी तंत्रिका ऊतक। सही इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए बिल्कुल सही है, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो है हमारे शरीर के अंदर, वो ऊतक कॉन्ट्रैक्शन भी करता है और रिलैक्सेशन भी करता है, जिसको कि हम लोग मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू भी बोलते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी इसकी बात करें पेशी ऊतक के बारे में, तो पेशी ऊतक जंतुओं के शरीर में गति उत्पन्न करने वाले ऊतक होते हैं। ये कोमल होते हैं और इन्हें मांसपेशी ऊतक, मसल्स टिश्यू भी कहते हैं। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें पेशी तंतु यानी कि मस्कुलर फाइबर कहते हैं।
अगर इसके प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के ये होते हैं पेशी ऊतक। पहला रेखित पेशी ऊतक जिसे कंकाल पेशी ऊतक भी कहते हैं, दूसरा अरेखित पेशी ऊतक जिसे चिकनी पेशी ऊतक भी कहते हैं, और हृदय पेशी ऊतक जिसको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। अगर बात करें रेखित पेशी ऊतक की तो ये शरीर के सूक्ष्म प्रकार की गतियां करता है, जैसे कि ये हमारे बोन्स में पाए जाते हैं, पैर में, हड्डियों में, सिर के बोन्स में। तो जो बाहरी आपको जो हमारा कंकाल दिख रहा है वहां पाया जाता है कंकाल पेशी ऊतक, और चिकनी पेशी ऊतक जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, शरीर के अनैच्छिक कार्यों में मदद करते हैं। जिस अनैच्छिक कार्य ऐसे कार्य को बोलते हैं जिस कार्यों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम नहीं बोल सकते अपने हाथ को भी खाना पचाओ या खाना ना पचाओ, हम नहीं बोल सकते अपने लीवर को तुम काम करो या ना करो, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। उसी तरह से हृदय पेशी ऊतक जो है ये हृदय में पाया जाता है, रक्त परिसंचरण में मदद करता है और दिल को पंप करता है। उसको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? H1N1 का नाम आपने सुना होगा, तो ऑप्शन है आपके पास एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। सही ऑप्शन इसका डी है, स्वाइन फ्लू, जिसको पिग फ्लू भी बोलते हैं या पिग इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, और ये सूअरों से फैलता है ये बीमारी। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अगर थोड़ी सी बात इसके बारे में करें तो स्वाइन फ्लू को पहली बार 1919 की महामारी में पहचाना गया था, और यह अभी भी मौसमी फ्लू वायरस के रूप में फैलता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस स्ट्रेन के कारण होता है जो सूअरों से शुरू हुआ है, सूअरों से यानी कि पिग से ये शुरू हुआ है। लक्षण की अगर बात करें तो बुखार आना, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी, शरीर में दर्द शामिल है, और साथ ही साथ मेन अगर बात बोलें तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांसों से संबंधित बीमारी है। बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो ये वायरल स्ट्रेन H5N1 के कारण होता है। एड्स की बात करें तो HIV वायरस से होता है। डेंगू की बात करें तो एडीज मच्छरों के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, इनमें से किस कांच का प्रयोग करके प्रयोगशाला उपकरणों को बनाया जाता है? पायरेक्स कांच, कठोर कांच, मृदु कांच, सुरक्षा कांच। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है, पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का प्रयोग करके प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह का ये कांच होता है जो प्रयोगशाला में आपको देखने के लिए मिलेगा, या क्लिनिकल जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसमें भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप थर्मामीटर को देखेंगे तो थर्मामीटर भी इसी का बना होता है। तो देख लेते हैं इसका उपयोग रासायनिक उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण, औद्योगिक उपकरण जिसमें पाइपिंग और थर्मामीटर और ओवेनवेयर शामिल है बनाने के लिए किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, पायरेक्स कांच को प्रयोगशाला उपकरण बनाने के काम में हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीथेन के अणु में है, इनमें से पूछ रहा है कि मीथेन के अणु में कौन सा बंधन है? द्विसंयोजन बंधन, त्रिसंयोजन बंधन, एकल सहसंयोजन बंधन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही जवाब है कि मीथेन के अणु में एकल सहसंयोजन बंधन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से वो बना होता है। तो जरा देख लेते हैं कैसे वो सिंगल बॉन्ड से बना होता है। अगर हम लोग इसमें बात करें मीथेन की, तो मीथेन में कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु के बीच 4 एकल सहसंयोजन बंधन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक चतुष्फलकीय आणविक ज्यामिति होती है। अगर देखो आप यहाँ पे मीथेन को, तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा बीचों बीच यहाँ पे कार्बन। कार्बन जो है ये चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये चारों हाइड्रोजन देता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन देता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी मिलकर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? कंद कहलाता है, प्रकंद कहलाता है, राइजोफोर कहलाता है, या घन घन कहलाता है? तो सही जवाब क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको प्रकंद बोलते हैं। प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं।
अगर हम लोग थोड़ी सी इसमें बात करें तो अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह प्रकंद यानी कि राइजोम कहलाता है। प्रकंद एक रूपांतरित तना यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, तना का रूपांतरण है जो मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप में बढ़ता है और इसमें भोजन और पानी का भंडारण होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए कि जिंजर जो दिया हुआ है, राइजोम भी दिया है, तो इसमें आप देखिए बर्ड्स दिया है, नोड्स दिया हुआ है, एडवेंटेशियस रूट है, एस्केल लीफ है और इंटरनोड है। आपको पता है कि नोड और इंटरनोड पाया जाता है किसमें, तो स्टेम में पाया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अदरक जो है किसका परिवर्तित रूप है या किसका रूपांतरित रूप है, तो तना का ये परिवर्तित या रूपांतरित रूप है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात अगर करें तो पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, यानी कौन सा पौधे का भाग है जो फूल बनाने के लिए प्रेरित होता है। तो ऑप्शन है आपके पास तना, शाखा, पर्ण यानी पत्ता, जड़। तो सही जवाब होगा सी, पर्ण। लीफ जो है वो उद्दीपन को ग्रहण करता है, क्या बनाने के लिए, तो फूल बनाने के लिए। अगर थोड़ी सी इसकी बात हम लोग करें तो पौधे का पर्ण यानी कि पत्ता भाग फूल बनाने के उद्दीपन का कार्य करता है। तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकर से विकसित होता है। पौधे में शाखा का कार्य फ्लोएम की मदद करना है। फ्लोएम का काम क्या है, आपको मालूम होगा कि फ्लोएम जो है वो भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। और जाइलम जो है आपने नाम सुना होगा, वो पानी का परिवहन करता है, कहाँ पे, तो प्लांट के अंदर। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट बोलते हैं किसको, तो WBC को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपके पास है यकृत, अस्थि मज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। तो सही जवाब होगा बी, अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो भी बोलते हैं। बोन मैरो में क्या बनता है, तो लिम्फोसाइट बनता है, यानी कि WBC बनता है। अगर थोड़ी सी इसकी बात करें हम लोग, लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। अस्थि मज्जा अस्थि का मुलायम और स्पंजी केंद्र है जहां रक्त का उत्पादन होता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं से भरी होती है जो सफेद रक्त कणिकाओं को या कोशिकाओं को बनाती है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाती है और प्लेटलेट्स को भी विकसित करती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। इनमें से विटामिन डी को किस नाम से भी जाना जाता है, वो पूछ रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, फॉलिक एसिड, रेटिनॉल। तो सही जवाब क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कैल्सीफेरोल के नाम से हम लोग विटामिन डी को जानते हैं। अगर विटामिन डी की बात करें तो इसको तो कैल्सीफेरोल कहा जाता है या इसके अंदर कैल्सीफेरोल पाया जाता है, ये भी बोल सकते हैं। यह एक वसा घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन। देखो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। उसके अलावा जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये भी जो विटामिन डी है वो वसा में घुलनशील विटामिन है जो लंबे समय से शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए जाना जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में, इस बच्चे का पैर टेढ़ा हो गया है, यानी इसकी हड्डी कमजोर हो गई है। तो विटामिन डी की कमी से हड्डी जो है वो कमजोर हो जाता है बच्चों का। और ये वृद्ध लोगों में भी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है जो लोग ओल्ड एज के होते हैं। अगर बात करें कि क्या खाएं कि ऐसा ना हो, तो मछलियां, अंडे की जर्दी, मशरूम, दूध, अनाज, दही, पनीर, मक्खन, ये सब जो है कुछ विटामिन डी के सोर्स हैं जिसको खाने से रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी जो है वो नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आप लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।